नमस्कार बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के लिए हमारी पाठ्य पुस्तक आर्थिक विकास की समझ, जिसका अध्याय 3 हम शुरू कर चुके थे। और हमने पिछले भाग में हमारा जो अध्याय है मुद्रा और साख, उसका भाग संख्या 8 में हमारे अभ्यास प्रश्नों का अभ्यास करना शुरू कर दिया था, जहां हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 6 तक के सभी प्रश्नों को हल किया। बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू कर रहे हैं हमारा अगला भाग यानी भाग संख्या 9, जिसमें हम देखेंगे अभ्यास प्रश्न 7 से 12, यानी आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे अगले प्रश्न के साथ में। यहां देख पा रहे हैं हमारा प्रश्न संख्या 7 जो कह रहा है, क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते। ठीक है, जहां हम देखते हैं जो हमारे अनौपचारिक स्रोत हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कर्ज देते हैं, क्योंकि उन्हें अधिक से अधिक मात्रा में वो ब्याज प्राप्त करते हैं। उनका जो शर्तें हैं वो बड़ी खतरनाक होती हैं, काफ़ी ज़्यादा वहाँ ब्याज चुकाना पड़ता है, तो वो बड़ी आसानी से ब्याज दे देते हैं, ब्याज पे पैसा दे देते हैं। पर हम बैंकों की बात करें तो बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे कई सारे कारण हैं। आपको याद होगा जब चैप्टर में हमने आवास ऋण के बारे में समझा था, तो वहाँ हम एक लिस्ट देख पा रहे थे। उस लिस्ट का नाम था एग्रीमेंट। उस एग्रीमेंट में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे वो चीज़ आपने देखी, कितना अमाउंट हुआ, क्या ब्याज दर होगी, टाइम टीजर कितना होगा, ये सब चीज़ें हमने वहाँ पे देखी थी ना बच्चों। हम जब ये देखते हैं कि बैंक के पास में जो कर्जदार जाते हैं तो बैंक केवल उन्हें ही कर्ज देना पसंद करता है जिनके पास में वो मोटी वाली फाइल होती है। पूरी मोटी वाली फाइल से मतलब है कि समर्थक ऋणाधार होना चाहिए, जरूरी कागजात होने चाहिए, और हम ये कह सकते हैं कि बैंक अपने लोन को लेकर के अच्छी तरह सिक्योर रहे। जैसे जो मतलब उसे ये लगना चाहिए कि इनकम ऑफ सोर्स है कि नहीं इसके पास में, ये सब चीज़ें अगर बैंक सेटिस्फाई होता है तो ही बैंक कर्जदार को कर्ज देता है। तो यहाँ पर कई कर्जदारों को जो कर्ज नहीं मिल पाता है उसके मुख्य कारण क्या क्या है देखिए। ऋण देते समय ऋणदाता ऋण से संबंधित कुछ नियमों और शर्तों को निर्दिष्ट करता है, जिनका पालन उधारकर्ता यानी कि जो कर्जदार है उसके द्वारा किया जाना चाहिए। अब जिसे ऋण की शर्तों के रूप में जाना जाता है, एग्रीमेंट हमने देखा था, इसके बारे में हम अच्छे से समझ चुके हैं। बच्चों, उसमें क्या क्या समाविष्ट होता है देखिए। सबसे पहला ब्याज दर। जब तक ब्याज दर एक्सेप्टेबल नहीं है तो आपका लोन सेंक्शन नहीं होता। भाई बैंक ले रहा है 15%, ठीक है, आप कह रहे हो मैं 12 में मुझे कहीं और से मिल रहा है, तो बैंक आपको 15 ही में ही देगा। आप ले रहे हो तो लो, नहीं तो आपका लोन कैंसिल है, यहां से नहीं मिल पाएगा। ब्याज दर, ठीक है, कई बार क्या होता है बैंक एग्री कर जाता है पर कर्जदार एग्री नहीं करता, कई बार कर्जदार एग्री होता है बैंक एग्री नहीं होता। तो ब्याज दर पर दोनों का एग्रीमेंट जरूरी है। आगे हम देख पा रहे हैं समपार्श्विक, नया शब्द है, घबराना मत, इसका मतलब होता है समर्थक ऋणाधार, ये शब्द भी यूज किया जा सकता है। इसके साथ साथ में हम देख रहे हैं दस्तावेजीकरण आवश्यक है। दस्तावेजीकरण जैसे आधार कार्ड, आपका वोटर आईडी, आवास के लिए हम कहते हैं कुछ बिजली के बिल, राशन कार्ड, ये सब चीजें, आपकी पेमेंट स्लिप्स, आपका बैंक स्टेटमेंट, ये सब जो दस्तावेज है वो जरूरी हैं। और अगला है चुकौती का तरीका, यानी चुकौती या मासिक कर रहे हैं, वार्षिक है, जो बैंक की कंडीशंस हैं उनको आप फॉलो करेंगे तो ही आपका लोन होगा। अब इस स्थिति में देखिए ये सारी चीजें हो गई। ऋण देने से पहले एक बैंक ऋण लेने वाले की ऋण चुकाने की वित्तीय क्षमता के बारे में सुनिश्चित करता है। अरे भाई मैं पैसा तो दे दूंगा पर मुझे ये भी तो पता होना चाहिए आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आप कहां से पैसा कमा रहे हैं, आपको कितना मनी मिल रहा है मंथली, आप मेरी इंस्टॉलमेंट दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। यानी आपकी जो वित्तीय क्षमता है वो जब तक मुझे स्वीकार्य नहीं होगी तब तक आपका लोन मैं सैंक्शन नहीं करूंगा, ऐसा बैंक कहता है। ठीक है, इसके बाद में देखिए, यदि बैंक किसी व्यक्ति की भुगतान क्षमता से संतुष्ट नहीं है और यदि कोई व्यक्ति संपार्श्विक माने जाने के लिए कुछ भी प्रस्तुत नहीं करता है, संपार्श्विक मतलब समर्थक ऋणाधार नहीं है, तो बैंक कुछ उधारकर्ताओं को उधार करने के लिए या उधार देने के लिए तैयार नहीं होते। तो जो मेन बात है बच्चों वो है वित्तीय क्षमता और समर्थक ऋणाधार। भाई देखो सीधी सीधी बात है, मैंने एक 15 लाख का लोन देखा मेगा वाला, जहां हम ये देखे थे कि मेगा की इनकम ऑफ सोर्स अच्छी थी, उसके पास में उसकी पेमेंट स्लिप थी, वो अच्छी मतलब जॉब में है, पर फिर भी बैंक ने क्या किया था, वहां पे हम देख रहे थे संपार्श्विक ले रहा था, वहां पर उसके जो नया मकान था उसके कागजात बैंक ने अपने पास में रख लिए थे। तो यहां हम ये देख रहे हैं बैंक कुछ पोजीशंस हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिनको बैंक क्लियर करता है, सेटिस्फाई होता है तभी लोन देता है। जब ये पॉइंट्स डाउटेबल होते हैं तो बैंक कुछ उधारकर्ताओं को उधार देने के लिए मना कर देता है।
क्लियर हुआ? यानी जो बैंक के आवश्यक दस्तावेज हैं या ऋण लेने के लिए जो आवश्यक दस्तावेज हैं, आवश्यक ऋण संबंधी शर्तें हैं, उन्हें पूरा नहीं करते हैं आप, तो आपको बैंकों से लोन नहीं मिलेगा। ये था हमारा प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न पे मूव करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस तरह नजर रखता है? यह जरूरी क्यों है? दो प्रश्न आगे भाई सामने। भाई कैसे तो नजर रखता है, जरूरी क्यों है? तो देखिए सबसे पहली बात है लिक्विड फंड की। अगर 15% होल्डिंग वाली हम बात करेंगे, पहला पॉइंट तो आरबीआई इसी को टारगेट करता है। भाई आपने कितना जमा किया इस वित्तीय वर्ष में, ठीक है, कितना आपने ऋण दिया, किन किन लोगों को दिया, क्या आपने सारा टारगेट अमीर लोगों को ही रखा, आपने निर्धनों को कितना % दिया, इसके अलावा आपने ब्याज दर क्या रखी। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि जो आपने 15% वाला टारगेट था वो रखा या नहीं रखा। तो इन सब गतिविधियों पर आरबीआई अपनी नजर रखता है। इसे हम इन शॉर्ट कहें ऑडिट करता है बैंकों की। वो ऑडिट करता है कि भाई आपने ये फॉलो किया कि नहीं किया, आपका वित्तीय वर्ष में व्यवहार कैसा था। तो ये इस प्रकार की गतिविधियों पर आरबीआई नजर रखता है। क्यों जरूरी है भाई? अगर ये ना हो ना तो हमने जो दो टॉपिक पढ़े ना, अनौपचारिक और औपचारिक, अनौपचारिक पढ़ा और औपचारिक पढ़ा ना, उनको भूल ही जाओ। अगर ये गतिविधियां पर नजर रखने वाला काम नहीं हो तो फिर जो हमारे औपचारिक स्रोत हैं वो भी अनौपचारिक की तरह काम करना शुरू कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? उन पे जब किसी का ऑब्जर्वेशन नहीं है तो वो भी मनमानी ब्याज दर लेंगे, वो अपने चहेतों को हम कहें कि अपने चहेतों को ही लोन देंगे। तो ये सब चीजें हम देख रहे हैं कि इस जो ये डिफरेंस है औपचारिक अनौपचारिक, या हम कहें अर्थव्यवस्था का संतुलन बनाए रखने का कार्य है, इसके लिए आरबीआई का जो ऑब्जर्वेशन है बैंकों की गतिविधियों पर वो बहुत जरूरी हो जाता है। क्लियर हुआ? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक अपनी मौद्रिक नीतियों के माध्यम से औपचारिक क्षेत्र के कामकाज की निगरानी करता है। केवल औपचारिक क्षेत्र की, अनौपचारिक की क्यों नहीं करता, क्या क्या बैंडेशंस आती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उनके बारे में हमने चैप्टर में डिस्कस कर लिया था। इंटरेस्टिंग टॉपिक था ये हमारा, ठीक है। तो औपचारिक क्षेत्र के कामकाज की निगरानी करता है। रिजर्व बैंक बैंक दर, नगद आरक्षित अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, रेपो रेट आदि का निर्धारण करता है। बच्चों इनमें ज्यादा उलझने की आपको जरूरत नहीं है। देखो कैसे भाई, रिजर्व बैंक बैंक दर देख रहा है, ब्याज दर क्या ले रहे हो तुम, नगद आरक्षित अनुपात रखा कि नहीं रखा हमारा 15% आपने, वैधानिक तरलता अनुपात चल रहा है कि नहीं, कितना लिक्विड आपके पास होल्डिंग में है, कितना लिक्विड आपने अमीरों को दिया, कितना लिक्विड आपने जरूरतमंद लोगों को दिया, अर्थव्यवस्था का मैनेजमेंट आपने अच्छे से किया कि नहीं किया। रेपो रेट की बात करें, रेपो रेट की, तो ये सब चीजें बैंक को मैनेज करके रखनी होती है और इनका ऑब्जर्वेशन का काम हमारा आरबीआई करता है। अब बच्चों इसके बाद में देखिए, अपनी मौद्रिक नीति के माध्यम से अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है। बिल्कुल करता है भाई। ऐसा थोड़ी है कि भाई कुछ कितना भी लिक्विड फ्लो कर रहा है, मार्केट में पता चले कि चारों तरफ लिक्विड ही लिक्विड फ्लो कर रहा है, मतलब पैसा ही पैसा उड़ रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। अगर ऐसा होगा बच्चों, कभी एक क्वेश्चन माइंड में नहीं आया हमारे यहाँ पे, जैसे कहीं करेंसी जारी करता है हमारा आरबीआई, ठीक है, भारतीय सरकार के नीति निर्देश अनुसार, ठीक, क्या कभी ऐसा होता है जब हम कहते हैं अरे अब तो इतना ज्यादा हमारे ऊपर बोझ है, इतना कर्ज है, तो वो मनी छाप क्यों नहीं लेता? ऐसा तो आपके मन में आता होगा ना क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, ये जो लिक्विड फ्लो है, यानी हम कह रहे हैं वैधानिक तरलता अनुपात है, इसको बनाए रखने के लिए एक हम कहें बैंडेशंस होती हैं, एक कहें कि टारगेट होता है, या हम सरल शब्दों में समझे तो कि भाई एक अमाउंट होता है कि वहां तक का लिक्विड आप मार्केट में फ्लो कर सकते हैं, आपकी अर्थव्यवस्था में फ्लो कर सकते हैं। उससे ज्यादा लिक्विड, यानी लिक्विड मतलब पानी नहीं, लिक्विड मतलब मनी, पैसे के रूप वाला मनी जिसमें बॉन्ड्स नहीं होंगे, है ना। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो लिक्विड फ्लो हो रहा है ये कितना अनुपात में हो रहा है, ये एक वैधानिक रीजन है, कानूनी प्रक्रिया है, उसके तहत ही होता है, उससे अबो नहीं जा सकते हम। तो इसी वजह से हम देख रहे हैं कि ये अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा की आपूर्ति है उसको भी क्या कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है। चाहे हम ये देख पाए गरीब और अमीर का जो बैलेंस है वो क्रिएट करके रखता है आरबीआई अपने ऑब्जर्वेशन के थ्रू, बैंकों के थ्रू। तो ये सारे काम है बच्चों जिसके कारण हम कह सकते हैं कि किन किन क्षेत्रों में कर रहा है, क्यों करना है, ये सब कारण हमारे सामने निकल करके आते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, जो यह था कि भाई ये क्यों जरूरी हो जाता है, ये आवश्यक क्यों है। तो देखिए यह आवश्यक है क्योंकि यदि आरबीआई औपचारिक क्षेत्र को नियंत्रित नहीं करता है तो मुद्रा की मांग और आपूर्ति के बीच में असंतुलन हो सकता है और यह राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। नियंत्रण न होने के कारण बैंक अपना लाभ बढ़ाने का प्रयास करेंगे और जनता का शोषण करने लगेंगे। इसलिए आरबीआई को वित्तीय और बैंकिंग संस्थानों को नियंत्रित करने के लिए जो ऑब्जर्वेशन का काम है वो करने का उसको मेनली उसका दायित्व होता है। बच्चों यहाँ पे कई सारे शब्द आपके सामने आए होंगे। देखो
जैसे हम देख रहे हैं मुद्रा की मांग और आपूर्ति के बीच में असंतुलन ना हो, भाई किसी ने पैसा होल्ड ही कर लिया, बैंक ने पूरा पैसा जमा करके रख लिया, ठीक है, या हम देखें वो 15% रख ही नहीं रहा, पूरा लिक्विड उसने फ्लो कर दिया मार्केट में कि भाई पूरा का पूरा पैसा ऋण पे दे रहा हूं मैं, तो ये चीजें ऑब्जर्व कौन करेगा? आरबीआई करेगा। उसके अलावा हम ये देख रहे हैं अगर हम ये करें कि वो जो अपना लाभ है वो बढ़ाने का, यानी अनौपचारिक औपचारिक वाला अंतर है उसे मिटाने का काम करेंगे, तो इनको रोकने के लिए हम ये देखते हैं कि जो आरबीआई है वो वित्तीय संस्थानों यानी बैंकों या अन्य संस्थान हैं जैसे सहकारी समितियां, इनका ऑब्जर्वेशन का काम कर लेता है। अब ये सारा काम करना आसान नहीं होता, इसके लिए काफी सारी टिपिकल पोजीशंस होती हैं। जब हम हमारी आगामी कक्षाओं में आरबीआई और उसके वर्क को पढ़ेंगे तो वहां हम इसको डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। भाई विकास क्या है? विकास का मतलब शाब्दिक अर्थ पहला चैप्टर याद कर लो, तरक्की, या हम कहें प्रगति को हम विकास कहते हैं। तो जो ये विकास है उसमें हमारे ऋण यानी साख की क्या भूमिका मानते हो आप? कैसे कह सकते हो कि विकास के लिए ऋण की आवश्यकता होती है? देखो बच्चों, कई बार क्या होता है हम कई क्षेत्रों की बात कर लेते हैं। छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, एक व्यक्ति है जिसका उद्देश्य है कुछ करना, ठीक है, उसे एक छोटा सा उद्योग लगाना है और हमें ये पता है उसकी वो स्किल भी है, उसमें वो कौशल है कि वो उस उद्योग में अच्छा नाम कमाएगा, अच्छा कार्य कर सकता है, लोगों को सस्ती वस्तुएं उपलब्ध करा सकता है और वो अपने जीडीपी में कुछ योगदान दे सकता है, ये हमें अच्छे से पता है। उसके सामने संकट आ रहा है वित्तीयता का, यानी उसके पास में लिक्विड नहीं है, उसके पास में पैसा नहीं है उस उद्योग को चलाने के लिए, तो वो क्या करेगा? ऋण लेगा। अगर ये ऋण उसे मिल जाता है, बैंकों से मिलता है, अच्छी ब्याज दर पे मिलता है, तो उसका बिजनेस फ्लो करेगा। हो सकता है कि उसका बिजनेस बूम कर जाए और वो एक बड़ा स्टेबल बिजनेसमैन बने और हमारी अर्थव्यवस्था को और भी मूवमेंट दे। तो यहाँ हम ये देख पाएंगे कि उस मूवमेंट से क्या होगा? उस मूवमेंट से होगा हमारा राष्ट्रीय विकास, कई लोगों को रोजगार मिलेगा, तो ये बहुत बड़ा स्तर है। तो हम ये समझ सकते हैं बच्चों कि विकास में ऋण की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है, कैसे कैसे कार्यों के लिए ऋण चाहिए, इन सब के अगर ऋण नहीं मिलता है तो क्या स्थिति हो सकती है, इन सब के ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, अर्थव्यवस्था का विकास सस्ते ऋण की उपलब्धता पर निर्भर करता है। ऋण तो वहीं कहीं से मिल जाएगा, पर वो कैसा होना चाहिए? सस्ता होना चाहिए। ऋण के माध्यम से उधारकर्ता अपनी उत्पादक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। सलीम वाला एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद होगा। भाई छोटा सा कारीगर था, 3000 जूतियों का ऑर्डर उसे मिल गया, उसने पूरा कैसे किया? एक तरीके का ऋण लेकर के, सस्ता ऋण था भाई, चमड़े वाले से उधार कर लिया, वो कुछ एडवांस ले लिया। यहां पे हम देख पा रहे सस्ता ऋण था, उसका ऑर्डर पूरा हो गया और आगामी हम कल्पना भी कर चुके थे कि आगामी 6-7 महीनों 6-7 सालों में उसका बिजनेस एक एम्पायर का रूप ले लेगा, बड़ा बिजनेसमैन वो बन जाएगा, ऐसे अगर वो ऑर्डर पूरा करता रहा तो, ठीक है। तो उत्पादक की आवश्यकता को पूरा करते हैं जिससे उनकी आय में क्या होती है? वृद्धि होती है। सलीम की हो गई, हमने देखा। ऋण लेकर व्यवसायी विभिन्न उद्योगों में निवेश करते हैं जिससे देश में रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। जब सलीम छोटा सा कार्य कर रहा था, बड़ा ऑर्डर मिला तो उसने कई सारे मजदूरों को अडॉप्ट किया, उन्हें अपने पास में रखा और साथ साथ हम देखते हैं कि भाई वहां पे कई सारे लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो गया था। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं देश में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, सकल घरेलू उत्पाद यानी हमारी जीडीपी है और जो हमारी राष्ट्रीय आय है उसमें भी वृद्धि होती है। ऋण के माध्यम से लघु एवं कुटीर उद्योग को जो वित्तीय सहायता है वो उपलब्ध हो जाती है। जैसा कि हमने अभी एक एग्जांपल लिया था, छोटा सा एक व्यक्ति है जो कुछ कार्य करना चाहता है, उसका एग्जांपल हमने देख लिया था बच्चों। इसके साथ साथ अब हम देखते हैं आगे, ऋण कृषि गतिविधियों को प्रोत्साहित करता है। कृषि गतिविधियों को कैसे प्रोत्साहित करेगा? देखो, अगर जैसे मानो हम अगर रमा का एग्जाम्पल ले रहे हैं, रमा को छोड़ते हम सपना का एग्जाम्पल लेते हैं। सपना क्या कर रही थी? मूंगफली उगाना चाह रही थी, वो तो थोड़ा मानसून का दुष्प्रभाव रहा कि उसकी फसल बर्बाद हो गई। ऐसे अगर कोई किसान व्यावसायिक फसलें उगाना चाहे और ऋण लेकर के करता है कार्य, उसकी व्यावसायिक फसलें उत्पादित होती हैं, उसे अच्छा मुनाफा होता है, तो हम देखते हैं वो प्रोत्साहित होता है और आगे से आगे वो और ज्यादा कार्य अपनी खेती के लिए करना शुरू कर देता है। प्राथमिक सेक्टर अगर मजबूत होता है तो हम देखते हैं उसके आधार पर द्वितीयक सेक्टर ग्रोथ करता है, क्योंकि ये सारे सेक्टर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्राथमिक और द्वितीयक उत्पादक सेक्टर्स हैं, हमने चर्चा करी थी बच्चों। तृतीयक सेक्टर उत्पादक नहीं होता, पर हम ये देखते हैं वो सेवा प्रदाता होता है, इसलिए सेवा क्षेत्र कहलाता है। तो जब प्राथमिक सेक्टर बूम कर रहा है तो द्वितीयक और तृतीयक तो ऑटोमेटिक बूम करेंगे। तो इसलिए हम समझ पा रहे हैं कि जो कृषि आधारित गतिविधियां हैं उनको ऋण प्रोत्साहित करता है। किसान बीज, उर्वरक, औजार जैसी निवेश की प्रारंभिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण लेते हैं। ऋण गैर कृषि क्षेत्रों जैसे पशुपालन हो, मछली पकड़ने का काम हो, मुर्गी पालन हो आदि के विकास को प्रोत्साहित करता है। इससे ग्रामीण लोगों की आय में वृद्धि होती है, क्योंकि हम ये देखते हैं हमारा जो ग्रामीण सेक्टर है, पूरा ग्रामीण सेक्टर है, वो मोस्टली हमारे प्रारंभिक सेक्टर, प्राथमिक सेक्टर पर निर्भर करता है, जो कि कृषि और उसकी सहायक गतिविधियों के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ऋण की आवश्यकता हमारे विकास में कहां तक जा रही है।
अब ये किसी भी सेक्टर को आप उठा लीजिए, प्राथमिक का कंपेयर कर लीजिए, द्वितीय का कर लीजिए, तृतीय का कर लीजिए। व्यवसायों का एग्जांपल हमने देख लिया, यहाँ पे हमने प्राथमिक का देख लिया, ऐसे तृतीय की भी बात हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम यही निकल के आएगा कि कोई भी सेक्टर हो उसको अगर ऋण उपलब्ध हो रहा है सस्ती ब्याज पर तो वो सारे बूम करते हैं और उनका एक ही रिजल्ट होता है, वो है हमारा जीडीपी ग्रोथ यानी विकास। ठीक है, राष्ट्रीय आय बढ़ती है, सकल घरेलू उत्पाद बढ़ता है, हमारा विकास हो जाता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, मानव को एक छोटा व्यवसाय करने के लिए ऋण की जरूरत है। भाई एक मानव छोटा सा व्यवसायी है, उसको ऋण चाहिए। मानव किस आधार पर यह निश्चित करेगा कि उसे यह ऋण बैंक से लेना चाहिए या साहूकार से? चर्चा कीजिए। भाई दोनों ऑप्शन है, औपचारिक और अनौपचारिक पे हमें चर्चा करनी है। देखो छोटा व्यवसाय करना है, अब मानव की जगह हम खुद को रख लेते हैं, हमें एक छोटा व्यवसाय करना है और ऋण की जरूरत है। हम किस आधार पर निश्चित करेंगे कि ये ऋण हम बैंक से लें या फिर साहूकार से? चलो हम दोनों के पास चल के आते हैं, उनकी रिपोर्ट्स ले लेते हैं, फिर हम डिसाइड कर लेंगे। हम चलते हैं सबसे पहले साहूकार के पास में। साहूकार कहता है भाई ले जाओ, कितना चाहिए? हमने कहा भाई हमें 1 लाख रुपीज़ चाहिए। ठीक है, और चाहिए? इतना खूब है, इतना खूब है ना, छोटा व्यवसाय कर रहे हैं हम, चलो 1 लाख रुपए हमने ले लिए। साहूकार ने कहा, साहूकार कह रहा है भाई मैं लूंगा 60% वार्षिक। ठीक है, समर्थक ऋण आधार भाई नहीं है मेरे पास, है पर मैं नहीं देना चाह रहा। एक बार मैंने ये कहा है पर मैं नहीं देना चाह रहा। ठीक है, चलो साहूकार ने कहा कोई बात नहीं है, हम आपको जानते हैं, हम आपसे ऋण आधार नहीं लेंगे, चलो आप दे देना। इसके बाद में साहूकार अनेक शर्तें रख देता है। कह देता है भाई अगर आप ओवर ड्यू कर जाएंगे तो आपको जो ब्याज है वो आपके मूल में जुड़ जाएगा और आपको फिर हमें उस पूरे अमाउंट का हम कहें क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा 60 के हिसाब से। समझ रहे हो बात को? एक किस्त ओवर ड्यू हुई, आपको मूल चक्रवृद्धि के हिसाब से ब्याज लगना शुरू हो जाएगा। ये साहूकार की बात हुई। चलिए अब बैंक के पास चलते हैं। बैंक कहता है ले जाइए समर्थक ऋण आधार, आपके जो उद्योग हैं उसके कागजात, जैसे उद्यम कार्ड हो आपका, हम कहें हमारा जो व्यावसायिक आधार कार्ड है वो है, जीएसटी टिन वगैरह हैं, कुछ आपने फर्म रजिस्ट्रेशन करवाए हैं वो लाइसेंस हो, डॉक्यूमेंटेशन का काम पूरा कीजिए, समर्थक ऋण आधार बताइए, आपका आय के सोर्सेज एडिशनल बताइए और आप ब्याज पर हमसे पैसा ले जाइए। चलो हमने यहाँ से 1 लाख रुपये उठाने का कोशिश किया तो यहाँ हमें 8 से 12% की ब्याज दर पर वार्षिक पर पैसा मिल रहा है। पैसा हमने कहा हम 5 साल में जमा करवाएंगे और वो भी कैसे देंगे? इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट में हम पैसा दे रहे हैं, इसका मतलब हम समझ पा रहे हैं हर इंस्टॉलमेंट अकॉर्डिंग 5 साल में काफ़ी कम हो रही है, हम आराम से चुका देंगे, कोई बेंडिशंस नहीं है ना। अब आप बताइए आपको क्या लगता है मानव को कहाँ से ऋण लेना चाहिए? मेरे हिसाब से बैंक ज़्यादा बेटर है ना, ब्याज दर कम है। चलो अब जो अंतर यहाँ आ रहा है हर किस्त में वो हम देख रहे हैं ब्याज का काफ़ी अंतर होगा। 100 रुपये पे हम देख रहे हैं 12 रुपये देने पड़ रहे हैं, यहाँ 60 रुपये देने पड़ रहे हैं, अंतर हो गया ना। तो ये 48 रुपये का अंतर मानो क्या कर सकता है? इस अंतर को फिर से इन्वेस्ट कर सकता है अगर वो बैंक से ब्याज ले रहा है, बैंक से ऋण ले रहा है तो। ठीक है, 48 को इन्वेस्ट करेगा तो हो सकता है ये 48 उसे इतना दे दे अमाउंट कि वो अपना ऋण का जो ब्याज है वो चुकाता रहे, किस्तें आराम से दे सके। तो यहाँ पे हम एक ही राय देंगे मानव आपको कहाँ जाना चाहिए? बैंक में जाना चाहिए ऋण के लिए। तो चलिए एनालिटिक करते हैं क्वेश्चंस का। देखिए मानव को एक छोटा व्यवसाय स्थापित करने के लिए ऋण की आवश्यकता है। विभिन्न कारक हैं, जैसे समर्थक ऋण आधार होना चाहिए, ब्याज की दर वो देखेगा, आसान उपलब्धता वो नोटिस करेगा, ऋण की अवधि उसके निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये सारे फैक्टर अगर उसके क्लियर होते हैं तो वो उस फैक्ट से, उस सोर्सेज से, चाहे औपचारिक अनौपचारिक, किसकी ओर मूव करेगा जहां ये सारे सोर्सेज उसके क्लियर होते हैं। तो देखिए यदि मानव के पास जमानत है यानी कि हम कहें समर्थक ऋणाधार है तो उसे बैंक से ऋण मिलेगा, पहली चीज। यदि उसके पास समर्थक ऋणाधार की कमी है तो उसे साहूकार के पास जाना होगा। आगे यदि मानव कम ब्याज पर ऋण चाहता है तो उसे औपचारिक क्षेत्र यानी बैंक से संपर्क करना होगा। दूसरी चीज, तीसरा पॉइंट हमारा था कि साहूकार के माध्यम से ऋण आसानी से मिल जाएगा क्योंकि बैंक को उचित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है जिसमें समय लगता है। अगर उसके पास टाइम कम है तो वो साहूकार के पास जा सकते हैं। यदि मानव लंबी अवधि के लिए ऋण चाहता है तो उसे बैंक से संपर्क करना पड़ेगा। बैंक के इंस्टॉलमेंट्स आप देखते हैं कई सालों तक के लिए आप कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स को लेकर के हमने देखा। अब मानव अपनी सहूलियत ये देखेगा, भाई उसके पास टाइम कम है, साहूकार के पास जाएगा, उसे लगता है मुझे लंबी अवधि के लिए चाहिए तो वो बैंक से संपर्क करेगा। तो इन पॉइंटों को हमने यहाँ पे क्लियर
क्लियर कर लिया बच्चों। इसके साथ साथ देखते हैं हम हमारा अगला प्रश्न, और हमारा अगला प्रश्न है 11। वो क्या कह रहा है, भारत में 80% किसान छोटे किसान हैं जिन्हें खेती करने के लिए ऋण की जरूरत होती है। जाहिर सी बात है भाई, प्राथमिक सेक्टर की बात करें तो इंडिया प्राथमिक सेक्टर ही है, सरल शब्दों में इंडिया प्राथमिक सेक्टर है हमारा, हम कह सकते हैं। तो यहाँ 80% ऐसे छोटे किसान हैं जिन्हें खेती करने के लिए ऋण चाहिए भाई। तो देखो क्या ऑप्शन क्या कह रहा है, बैंक छोटे किसानों को ऋण देने से क्यों हिचकिचाता है भाई, क्यों कतराता है, क्यों नहीं देता भाई वो। देखिए तो हमें जो कारण निकल के आएगा वो क्या है, बैंक छोटे किसानों को ऋण देने के इच्छुक नहीं हो सकते क्योंकि छोटे किसानों के पास में आमतौर पर उचित दस्तावेजों और संपार्श्विक या संपत्ति की कमी होती है। संपार्श्विक से घबराना मत, समर्थक ऋणाधार, मतलब यही है। तो समर्थक ऋणाधार नहीं है उनके पास में, और हम कहें उनके पास में उचित दस्तावेज नहीं है, तो बैंक घबरा जाता है, बैंक उनको सस्ती दरों पर ऋण नहीं उपलब्ध कराता है। पॉइंट एक क्लियर हुआ। चलिए अगला समस्या देखिए, वे दूसरे स्रोत कौन से हैं जिनसे छोटे किसान कर्ज ले सकते हैं। अनौपचारिक सेक्टर से वो ले सकते हैं, पहली बात तो अनौपचारिक सेक्टर साहूकार, व्यावसायिक वगैरह वगैरह से वो आराम से ले सकते हैं। इसके अलावा हम देखें कि अगर हम औपचारिक की बात करें तो साहूकार, अनौपचारिक की बात करें साहूकार या मित्र से वो ले सकते हैं, और जब औपचारिक की हम बात करते हैं तो स्वयं सहायता समूह है या फिर सहकारी बैंकों से वो कर्ज ले सकते हैं। यहां पे हमने क्लियर कर दिया। चलिए अगली बात करते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए कि किस तरह ऋण की शर्तें छोटे किसानों के प्रतिकूल हो सकती है, अनुकूल नहीं, उनके अपोजिट चलेंगी। तो देखो बच्चों, ऋण की शर्तें छोटे किसानों के लिए प्रतिकूल हो सकती है यदि उसके पास अस्वास्थ्यकर फसल है। अस्वास्थ्यकर फसल का मतलब है कि उसकी फसल उसे अच्छी तरह नहीं मिली, बीमार फसल पैदा हुई, उसके पास में जो उपज हुई है वो ऐसी हुई है कि उसका अच्छा मूल्य नहीं मिल सकता, तो उसे या तो अपनी जमानत छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जो समर्थक ऋणाधार उसने दिया है वो नहीं वापस मिलेगा, या फिर अपना ऋण चुकाने के लिए अपनी जमीन का एक हिस्सा बेचना पड़ता है। रमा आपको अच्छे से याद होगी, सपना आपको अच्छे से याद होगी, इन दोनों का मैटर हमने देखा था, कुछ ऐसी स्थिति वहां से हमारे पास में निकल करके आ रही थी बच्चों। इसके बाद में हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला पॉइंट क्या कह रहा है, देखिए, सुझाव दीजिए कि किस तरह छोटे किसानों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है। कई सारे तरीके हैं भाई, स्वयं सहायता समूह सबसे बेस्ट होता है, हमने देखा सहकारी बैंकों को देख लिया वहां पे। ये सब पॉइंट्स ऐसे हैं, यानी औपचारिक सोर्सेज से ज्यादा रुझान करके हम ये देख पा रहे हैं, उनकी लचीलापन को स्टेबल करके हम छोटे किसानों को सस्ता ऋण उपलब्ध करा सकते हैं। तो देखिए, स्वयं सहायता समूह और सहकारी बैंकों को गारंटी के रूप में समपार्श्विक की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए वे छोटे किसानों को सस्ता ऋण उपलब्ध करा सकते हैं। दोनों ये जो दोनों टॉपिक्स हैं हमारे, इनको हमने चैप्टर में अच्छे से कंफर्म किया था, अच्छे से पढ़ा था बच्चों। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये पूरा चैप्टर डिपेंड इन्हीं पे करता है। ऋण का जो पॉइंट है वो हमारे सोर्सेज पे डिपेंड करता है, तो इनको आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यानी हमें क्या करना है, उपयुक्त शब्द भरना है और सेंटेंस कंप्लीट करना है। देखिए, रिक्त स्थान परिवारों की ऋण की अधिकांश जरूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती हैं। चलो पाई चार्ट याद करो जिसमें हमने परिवारों का कंपेयर किया था, वहां पे निर्धन परिवार सबसे ज्यादा जो अनौपचारिक में जा रहे थे, तो हम यहां लिखेंगे निर्धन परिवारों की। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रिक्त स्थान ऋण की लागत ऋण का बोझ बढ़ाती है। अधिक ऋण की लागत होगी तो ऋण का बोझ बढ़ता जाएगा। उच्च बोल सकते हैं, उच्च ऋण की लागत, ओके, उच्च ब्याज दर मतलब, है ना, ठीक है। चलिए, केंद्रीय सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है। किसको दिया ये पावर, ये हमने आरबीआई को, तो यहां पे हम लिखेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। तो ये हमारा टॉपिक यहां से। चलिए इसके बाद में अगला फिलिंग द ब्लैंक्स देखते हैं। बैंक रिक्त स्थान पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं। ऋण पर अधिक ब्याज किसकी तुलना में लेते हैं भाई, वो जमा पर। जो हमारी जमा है, निवेश है, उस पर ब्याज वो कम देते हैं, और जब वो हमें ऋण देते हैं तो उस पर ब्याज वो अधिक लेते हैं, और जो अंतर है वही बैंकों का सोर्स ऑफ इनकम है। देखिए आगे की हम बात करें, रिक्त स्थान संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार होता है। ठीक है, ऐसी कौन सी संपत्ति होगी जिसका मालिक कर्जदार है, जिसे वह ऋण के लिए गारंटी के रूप में इस्तेमाल करता है, और जब ऋण चूकता नहीं हो जाता तब तक वो जिसको हमने दी है उसके पास में वो चीजें रहेंगी। तो बच्चों ये होगा हमारा समर्थक ऋणाधार, समर्थक ऋणाधार। क्लियर। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अंतिम क्वेश्चन है हमारी सीरीज का, सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधित जो अधिकतर निर्णय है वो कौन लेगा? बैंक द्वारा? नहीं भाई, बैंक का तो कोई रोल ही नहीं है। आगे सदस्यों द्वारा, देखते हैं। गैर सरकारी संस्थानों द्वारा? नहीं, इसका भी कोई रोल नहीं है। तो सदस्य ही वहां पर इसका मेजर हम कहें इसका पूरा बॉडी सदस्य होते हैं, सारे डिसीजंस पावर उन्हीं के पास में होते हैं। इसके अलावा हमारा अगला ऑप्शन है, देखिए, ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। तो बैंक हमारा औपचारिक में आता है, सहकारी समितियां औपचारिक में आते हैं, परंतु जो नियोक्ता है, जैसे भूस्वामी नियोक्ता जिसने हमें रोजगार दे रखा है, वो नियोक्ता हो तो वो हमारे कौन से सोर्सेज में नहीं आएंगे? औपचारिक में नहीं आएंगे। तो बच्चों, ये था हमारा चैप्टर नंबर 3, जिसको आज हमने कंप्लीट कर लिया अभ्यास प्रश्नों सहित। और उम्मीद करता हूं मुद्रा और साख को लेकर के अब आपको इस पूरे चैप्टर में किसी भी टॉपिक में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं फील हो रही होगी। तो बच्चों, देखते रहिए और सीखते रहिए। मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।